किताबें हैं उनको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। हमने तो पढ़ी नहीं, हमें कईयों को मौका नहीं मिला या समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, लेकिन बच्चों को या आपके और नई पीढ़ी है, पोते हैं पोतियाँ, उनको कैसे पढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं रमेश जी की भी टिप्पणी चाहूँगा इस बारे में। लेकिन मेरा अपना सुझाव ये है कि हम लोग या तो अजय मेरी प्रेस क्लब की ओर से और किसी फोरम पे एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करें कि इस विषय पे हर स्कूल अपने बच्चों से निबंध लिखाए, और उसके बाद हम कोई इंटर स्कूल कंपटीशन या इंटर कॉलेज कंपटीशन अजमेर के अंदर करें। तो इस बहाने बहुत सारे लोग न केवल इस पुस्तक को पढ़ेंगे वरन इससे संबंधित और भी कई पुस्तकें होंगी उनको भी पढ़ेंगे। तो ये एक मेरा सुझाव है, और इस तरह के सुझाव को आप क्रियान्वित करते हैं। आप घर में अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। आप अपने बेटे को, पोते को कह सकते हैं, पोती को कि यदि किताब पढ़ के इसकी समरी बना के देगा 4 पेज की तो मैं तुझे ये इनाम दूंगा। तो आप में से कईयों के बच्चे और नई जनरेशन के लोग उस चीज़ के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे सीधे कुछ सवाल लिख के लाया हूँ। रमेश जी तो विद्वान है, संभव बोल सकते हैं, मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ी। तो पहला एक साधारण सा सवाल है मेरा कि जिंदगी में हर आदमी खुशी चाहता है, तो खुशी हासिल करने के 5 सूत्र बताएं। क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि इनकी किताब एक पासबुक है, तो मैं उस पासबुक को भी और छोटा फॉर्मेट देते हुए कि सीधे सीधे 5 फार्मूले बता दें। 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र हमें कठिन लगा तो बाकी हम निपट लेंगे। 7 देखिए, मैं सूत्र जिनके तो मुझे पता नहीं कि मैं 5 या 7 जितने भी, लेकिन ये जो प्रयास मेरा जो रहा है पुस्तक का है पूरा खुशी पर ही आधारित है। इसका हर चैप्टर, इसका हर बिंदु, हर पंक्ति इसकी खुशी के लिए ही है। जैसा कि अभी वो कहा गया था कि इसमें सफलता का कोई फंडा इसमें नहीं दिया गया, सफलता को इसमें कोई महत्व दिया ही नहीं गया है। पूरी किताब भी खुशी के लिए। तो इसमें मैं आपको गिन के बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताना चाहता हूँ खुशी के बारे में। देखिए, एक बेसिक फैक्ट तो क्या है कि बहुत पुरानी बात कही है, कोई नई बात मैं तो कहूँगा ना मेरे पुस्तक में लिखी है, सब आप लोग जानते हैं। खाली रिमाइंडर्स हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि खुशी का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। खुशी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कहा जाता है ना पहले भी, जैसे कस्तूरी जो है मृग के भीतर ही होती है, वो जंगल में भटकता रहता है कि उसको कहीं इधर उधर कहीं और मिल जाए उसे, लेकिन हमारे भीतर ही है कुछ, खाली उसको देखने की जरूरत है, हमें इच्छा करने की जरूरत है, उसका स्विच ऑन करने की जरूरत है। हम जैसे चिंता और दुख को हटाएंगे, हम स्विच ऑन करेंगे, अंधेरा गया और उजाला आ गया। तो खुशी इस तरह की चीज है कि हम सोच लें उस क्षण खुशी है। खुशी के लिए न कोई तैयारी की जरूरत है, न इंतजार की जरूरत है, न कहीं आने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है। तो खुशी छोटी छोटी बातों से मिलती है। मैंने उसमें जो जिक्र किया उसमें छोटी छोटी सी बातें हम उनको ध्यान में रखते हैं। खुशी के लिए सबसे पहली बात तो है कि हमारे को खुशी को पहचानना जरूरी है। हम खुशी की बात तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि खुशी है क्या, हमारी खुशी है किसमें। हर व्यक्ति की खुशी अलग अलग चीजों में होती है। जैसे किसी की खुशी ये होती है, कोई गीत सुन लिया उसने, अच्छा सुरीला से गीत सुन लिया, उसमें उसको खुशी मिल गई। किसी ने अच्छा गा दिया, उसको उसमें खुशी मिल गई। जैसे हमारे वेद भाई ये रोजाना एक ब्लॉग लिखते हैं, उन्होंने ब्लॉग लिखा, उसमें उनको खुशी मिलती है, 4 लोगों ने उनसे चर्चा की उसके बारे में, उसमें खुशी लिखी। तो हर व्यक्ति की खुशी का अलग अलग ट्रिगर है, अलग अलग स्विच है। आपको सबसे पहले जरूरी है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको खुशी मिलती किसमें, क्योंकि हम खुशी के भ्रम में हम भागे चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं खुशी है किसमें। आपने जो लक्ष्य बनाए जीवन के, जिनको आप सफलता को खुशी मानते थे, आपने सफल हो भी गए, आपने वो मुकाम हासिल भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपके भीतर खुशी नहीं है। तो खुशी के लिए कोई बहुत बड़ा आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजों से खुशी मिल सकती है, सिर्फ आपको उनको पहचान। दूसरी बात जो मैंने अभी कही कि छोटी छोटी खुशियां हमेशा छोटी छोटी होती हैं। आप अगर बड़ी खुशी पाने की कोशिश करेंगे तो न तो देखिए हर रोज आपके 1 करोड़ की लॉटरी निकल सकती है, न हर रोज आप IIT का एग्जाम पास कर सकते हैं, न आपको हर रोज आपको IAS का पद मिल सकता है, ये संभव नहीं। अगर आप सोचें कि हमारे को इतना बड़ा मुकाम मिलेगा, इतनी बड़ी सफलता मिलेगी तो ही हम खुश होंगे, वो रोज रोज संभव नहीं। बेहतर ये कि हम निरंतर खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को
छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखना पड़ेगा। तो हमें जो 5,000 रुपए 1,000 मिलने पर जो खुशी हो रही है, मुकेश अंबानी को हो सकता है 1 करोड़ रुपए मिलने के ऊपर उतनी खुशी होती। तो हम अपनी खुशी को इतना बड़ा न बनाए, इतना बड़ा आकार न बनाए, इतनी अपेक्षा हम न पाले कि हम हर रोज हम बड़ी बड़ी खुशी को मिल जाए। तो इसलिए छोटी छोटी खुशियों के अंदर हमारे को खुशी ढूंढनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र हैं ओम गौड़, आप भी जानते होंगे, उन्होंने एक किस्सा बताया था मुझे। जोधपुर के एक कोई मंत्री महोदय थे, तो उनका मंत्री पद जब जाता रहा तो उनकी पत्नी ने देखा उनको बहुत दिन बाद की, वो कई दिनों तक रात को करवट बदलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती उनको। तो उसने बड़ी चिंता हो गई पत्नी को कि भाई ये तो नींद नहीं आएगी, बीमार पड़ जाएंगे और इनकी उम्र पर असर पड़ेगा। तो पत्नी ने अचानक उसको कोई पुरानी बात ध्यान आई और उसने एक उपाय उसने ढूंढा। तो पत्नी क्या करती थी, जब वो भूतपूर्व मंत्री महोदय जैसे शाम को घर आते, पत्नी उनको जाके और उनको कभी 20,000 कभी 25,000 50,000 देते कि फलाना जी आया, था बाबू वो काम करे हो, का पैसा दे दिया। तो जेल में रखते सोचते रात को थोड़े दिन में देखा पत्नी ने बड़े खर्राटे भर रहे हैं वो। लेकिन सबकी अपनी अपनी खुशी होती है, हर एक की खुशी का अलग अलग ट्रिगर होता है। तो वो आपको पहचानने की कोशिश करिए, खुशी का ट्रिगर आता है, खुशी आपके हाथ में है। रमेश जी, मेरा एक सवाल है कि परिवार में खुशी का जो पैरामीटर होता है उसमें विरोधाभास हो जाता है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन है। अब क्या नायिका तो कह रही है भैया तेरी नौकरी 2 टके की है, मेरा सावन लाखों का है, और जो उसका नायक है वो सोच रहा है कि तेरा सावन 2 टके का, मेरी नौकरी लाखों। ये नहीं रही नौकरी तो मैं नायिका भी नहीं रहूंगी। तो मेरा सवाल आपसे है कि आपने कह तो दिया कि छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढें, लेकिन कड़वा सच है कि आज एक आम परिवार के अंदर वो बड़ी सामान्य सी स्थितियां हैं। लड़की के लिए उपयुक्त तो वर नहीं मिल रहा है, छोटा लड़का है उसकी नौकरी नहीं लग रही है, बड़ा लड़का है उसकी वाइफ ने दुनिया भर का घर में परिवार में क्लेश पाला हुआ है। तो इतने सारे लफड़ों के बीच अग्रवाल जी ने तो कह दिया भैया खुशी जाके दौलत बाग में वो गुलाब का फूल देख या 7 वंडर देख खुश हो जा। लेकिन हकीकत में क्या है, इतना आसान है खुश होना? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि देखिए खुशी और चिंता एक मकान के 2 मालिक एक साथ नहीं हो सकते। अगर चिंता है तो खुशी वहां नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम खुश होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए हम प्रयास करेंगे और अवेयर भी होंगे। तो हमारे को सबसे पहले मैंने कहा ना कि जब तक अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक उजाला नहीं आएगा। तो जब तक चिंता नहीं जाएगी तो तब तक खुशी कैसे आएगी? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर उसको बेटे की नौकरी की चिंता, बेटी की शादी की चिंता, इस तरीके की चिंताएं, तो खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे को अगर हम चाहते हैं खुश रहना और हम अवेयर हैं और अपने जीवन के प्रति सजग हैं, तो हमारे को सबसे पहले देखना चाहिए कि जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं है क्या। उन चिंताओं का आकलन हमारे को करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि चिंताएं है क्यों। देखिए मुख्यतः हम ये मान के चलते हैं कि चिंताओं के 3 तरह की चिंताएं होती है। पहली तरह की चिंता तो वो होती है जो कि हम कई बार क्या होता है कि व्यावहारिक से या कुछ इस तरीके के जो प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो पॉसिबल नहीं होती, उस तरीके की महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं पाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सपना पाल लिया कि सर मैं तो बगैर पंख के उड़ना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसी इच्छा पाल ली आपने, तो निश्चित रूप से आपको कोई कुंठा होने वाली है और आप सोचे कि सर मैंने अभी क्रिकेट खेलना सीखा ही नहीं है, मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन पा रहा हूँ, मैंने अभी एक्टिंग के अंदर प्रवेश ही नहीं किया, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन पा रहा हूँ। आपकी व्यवहारिक सी इच्छाएं आप अगर पाल लेते हैं तो आपकी बेवजह की वो चिंता है जिसका कोई आधार नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो मूड स्विंग्स जिसको हम बोलते हैं, बैठे बैठे अचानक आपका अच्छा मूड है, आपको कोई पुरानी बात याद आ गई, आपको कोई दूसरी चिंता आपको चल के अच्छा मूड था, लेकिन वो मूड स्विंग की वजह से या आपके मानसिक भटकाव की वजह से आपको बैठे बैठे चिंता, उसका भी कोई आधार नहीं है। उसको आप अवेयर रह के उसको वॉच करके आप उसको खुद ही दूर अपने मेंटल ट्रेनिंग के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन तीसरी तरह की चिंता वो होती है जो आपने जो लक्ष्य बनाया या जो आपकी इच्छा है वो व्यावहारिक तो है, आप उसको पूरी भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे, या तो नियोजित प्रयास नहीं कर रहे,
या आप जितने सुनिश्चित जो आपको करना चाहिए वैसे प्रयास नहीं कर रहे, या आप प्रयास कर ही नहीं रहे, तो उस कंडीशन में वो चिंता आप पर हावी होती चली जाएगी। तो आपको उसको चाहिए कि आप उस चिंता को समझें, एनालाइज करें और उसको आप दूर करने का प्रयास करें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ उसमें। ये चिंता जो इसमें मैंने एक चैप्टर जो लिखा भी, आपने भी जिक्र किया कि चिंताओं को टाइम पास चबेना कैसे बनाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र थे जयपुर में, जब भास्कर में मैं था तो मेरे साथ ही काम करते थे। जब भी कोई फालतू समय होता था वो मेरे पास, मैंने इस किताब में भी ये उदाहरण का जिक्र किया है, तो वो मेरे पास आके बैठ जाते थे। 40 साल की उम्र थी। 40 साल की उम्र में उन्होंने बेटे बेटियों की शादी कर दी, अच्छा खासे 2 मकान उन्होंने बना लिए, अच्छी खासी एफडी हो गई, एफडी का ब्याज आने लगा। तो वो अक्सर आके मेरे पास में बात करते, अग्रवाल साहब टाइम पास नहीं होता, क्या करे? तो मैंने कहा टाइम पास तो कभी काम करो, कुछ पार्ट टाइम काम करो। उसने कहा पार्ट टाइम काम करूंगा तो फिर पैसा आएगा, फिर सारा पैसा कहाँ रखूंगा मैं, पहले ही एफडी और मैंने कहा आप कुछ किताबें पढ़ो। तो पढ़ता हूँ, गायत्री मंदिर भी जाता हूँ, वो भी करता हूँ, सब सारा करता हूँ। मतलब उन्होंने बहुत सारे, मैंने उनको कोशिश की भाई आप ये कर लें वो कर लें। तो मैंने मजाक में उनसे कहा भी और कुछ नहीं तो यार भाभी जी से झगड़ा कर लो आप। तो उन्होंने कहा यार झगड़ा भी करके देख चुका हूँ, वो तो बड़ी बेचारी इतनी सीधी है कि मैं झगड़ा करता हूँ तो वो तुरंत सरेंडर हो जाती, झगड़ा भी नहीं करती। फिर जब उन्होंने सीरियसली कहा तो मैंने कहा कि वास्तव में ये तो इनकी मजाक की बात नहीं है, उसकी चिंता बिल्कुल जिनाई। 40 साल की उम्र में सारे जीवन के लक्ष्य पूरे कर लिए और अब उनके पास में कोई चुनौती नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो निश्चित रूप से वो डिप्रेशन में जाने वाली स्टेज में आ गए। और बड़े वास्तव में वो हमेशा ऐसे उदास से रहते, सब सारा काम हो गया। तो मैंने उस समय सोचा, उस समय मेरी खुद की स्थिति थी कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, मेरे पास में काम भी बाकी थे, सारे मेरे जितने भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट वगैरह वो सारी चुनौतियां। मैंने उस समय महसूस किया कि इनके मुकाबले मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास तो इतने सारे काम अभी पड़े हुए हैं और उनके पास में तो कोई काम ही नहीं है। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो चिंताएं हैं वो मेरी एसेट है। तो वो मेरे को उस जीवन को खुशी के साथ जीने के लिए टाइम पास चबेना है, उसको एक एक करके हम दूर करते जाए। देखिए आपने एग्जाम्पल सुनेंगे, अभी बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोगों ने एडवेंचर करते हैं। कभी वो गुब्बारे के ऊपर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, अरबपति लोग जिनके कोई काम नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खाली चैलेंज लेने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। अभी वो पनडुब्बी के अंदर वो समुद्र में गए, तो वो जीवन को संकट में डाल के और उस एडवेंचर का आनंद लेना चाहते हैं। और हमारे पास में ऑलरेडी इतने सारे आनंद मौजूद है, हमारी इतनी चिंताएं हैं हमारे पास में, हम उनको एडवेंचर नहीं। तो मेरा ये कहना है कि हम उन चिंताओं को एंजॉय करें। आप कंप्यूटर गेम खेलते हैं, कंप्यूटर के अंदर बच्चे छोटे छोटे आपने देखा होगा, उसमें रिस्क लेते हैं, अपने आप को जोखिम में डालते हैं और उनसे एक एक बाधा को पार करते हैं। तो वो जब इनवाइट करते हैं बाधाओं को और उनको पार करते हैं, हम अपनी जिंदगी में कंप्यूटर गेम का आनंद क्यों नहीं ले सकते? हम उन चिंताओं को एक एक करके बारी बारी से दूर करें और अपने जीवन को रोचक और आनंदमय बनाएं। तो बेटे की शादी और आपने जो बात कही ना, उसमें अगर आपने कोई व्यावहारिक लक्ष्य पाल रखा, बेटे की नौकरी, बेटी की शादी, कोई चिंता नहीं है, वो तब चिंता होगी आप सोचो कि मैंने बेटी की शादी भी मेरे को मुकेश अंबानी के बेटे के बराबर करनी है, तो वो आपके लिए चिंता है। वरना शादी होना देखिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। शादी 1 रुपए में भी शादी हो जाती है, 1 करोड़ में भी शादी हो जाती है। और कॉम्प्रोमाइज तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जीवन में हर एक को करना पड़ता है। आप सोचो कि भाई कोई सपनों का राजकुमार किसी की जिंदगी में नहीं आता है, आप सोचो कि बिल्कुल सर्वगुण संपन्न बच्चा या बच्ची मिल जाए, वो किसी को नहीं मिलता है। आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि आपको जो भी गिवन कंडीशन है उनके अंदर आपको उनको अगर खराब है तो ठीक करना है और ठीक है तो उसको खुश रहना है। आपको नौकरी बच्चे की उसको सिखाना पड़ेगा आपको कि भैया, बच्चा कहता है कि सब नौकरी मेरे को अजमेर में मिलेगी तो ही करूंगा, नहीं तो नौकरी नहीं करूंगा, या मेरे को अगर इतने लाख रुपए की नौकरी मिलेगी तो ही करूंगा, इतना पैकेज मिलेगा। वो चीजें तकलीफ देती, वो चिंता का कारण होता है। वरना अगर कोई काम करना चाहता है या नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए काम की, मेरा अनुभव ये है कि उसके लिए काम की कोई कमी नहीं। मैं खुद अपने लिए बताना चाहता हूँ कि जब मैंने कॉलेज करने के बाद में गर्मी की छुट्टियों में इंतजार कर रहा था, तो RAS की तैयारी जब मैं कर रहा था, तो मैंने तब भी दैनिक नवज्योति में अनुवादक की नौकरी निकली हुई थी। मैंने कहा खाली टाइम पास करने के लिए मैंने
वो ज्वाइन कर ली मैंने, मैंने कहा गर्मी की छुट्टियां पास करनी है, वहां गया, काम किया, मैं 200 रुपया महीना मिलता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जीवन में एक दिन भी फालतू नहीं बैठा कर, एक दिन भी, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास में कि कभी मेरे पास काम की कोई कमी रही। अनुवादक के तौर पे मैंने ये पत्रकारिता ज्वाइन की और तब से अभी तक मैं वहीं पर बैठा हूँ। देखिए, तो ये काम की कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम अव्यावहारिक जब लक्ष्य बनाते हैं, अव्यावहारिक इच्छा पालते हैं, तो वो चिंता बनती है, वरना कोई भी काम जीवन में ऐसा नहीं है जो संभव नहीं होता है। तो आपके लिए कोई जीवन में ऐसी चिंता नहीं है। अगर आप चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके उपाय भी ईश्वर ने और हमारे कर्म ने हमारे सामने दे रहे, हम चाहें तो उनसे निपट सकते। रमेश जी, मेरा ये मानना है कि भगवान ने या नेचर ने आदमी के दिमाग में जो सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है वो इस तरह का है कि आदमी रोज नई चोटी को छूना चाहता है, वो रोज नई महत्वाकांक्षा पालता है, और ये जो महत्वाकांक्षा है उसकी, इसी कारण वो चांद तक पहुंचा है या समुद्र पे बड़े बड़े पुल बनाए हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी की है आदमी ने। तो आदमी यदि महत्वाकांक्षाएं पाता है तो बहुत कुछ अचीव करता है, लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं अक्सर तनाव, चिंता और दुख का कारण भी बनती है। तो सपनों में और संतोष में, इसमें कैसे संतुलन किया जाए? देखिए, सपनों में और संतोष में आपने खुद ही कह दिया कि संतुलन होना चाहिए। तो संतुलन तो हमारे को बनाने से बनेगा। देखिए, अभी जब इस कार्यक्रम की भूमिका पर चर्चा हो रही थी तब बताया गया था कि मनुष्य न तो पूरी तरीके से वैरागी हो सकता है और न पूरी तरीके से भौतिक हो सकता है। उन दोनों के बीच का रास्ता ही स्वर्णिम मार्ग है, दोनों के बीच का रास्ता ही सुख का रास्ता है। और वो ही मैंने भी अपने जीवन में ये प्रयास किया है। मैंने वही सारी बातें ऐसे लिखी जो मैंने अपने जीवन में पहले आजमाई और जिनका मैंने प्रयास किया। आपको कोई स्वर्णिम मार्ग तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप इस जमाने के अंदर आप अगर मान लीजिए सोचे कि मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, सारी इच्छाओं का त्याग कर दूं, मैं सब चीज, तो वो संभव नहीं। वो त्याग अगर उद्देश्य को लेके किया जा रहा है कि भाई आप जाके और समाज को शिक्षा देना चाहते हैं, आप बजाय कोई व्यापार करने के, नौकरी करने के, आप जंगल में जाके पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और उस ज्ञान के द्वारा समाज को रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो भी एक लक्ष्य है, वो भी एक कारण हो गया, वो भी लक्ष्य आधारित है। मतलब उसमें भी संन्यास पूरी तरीके से संन्यास लक्ष्य आधारित है। तो हमारे को ये पहले तय करना पड़ेगा कि हम, वो संभव नहीं है। अच्छा देखिए, संन्यास के बारे में भी और वैराग्य के बारे में भी एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि त्याग करने का अधिकार उसको होता है जिसने कुछ पा लिया हो। हमने कुछ पाया ही नहीं है तो हम त्याग क्या करें? तो पहले हम काम करें, मेहनत करें, अपने लक्ष्य बनाएं। जीवन के जो लक्ष्य है, हमारी जिम्मेदारियां समाज के प्रति, परिवार के प्रति या अपने आसपास के लोगों के प्रति, वो पूरी करें। उसके बाद में हम उन सबसे मन से विरक्त हो जाए तो वो त्याग। तो दूसरी तरफ हम अगर मान लीजिए इस रास्ते को छोड़ के पूरी तरीके से सांसारिकता की तरफ बढ़ते, देखिए ये थोड़ी सी आध्यात्मिक सी बात हो जाती है, लेकिन व्यावहारिक है। हमें अगर सुखी होना है, खुशी प्राप्त करनी है, तो इसके बारे में हमें चिंतन करना ही पड़ेगा। हम पूरी तरीके से, आपने एक लक्ष्य हासिल किया, एक आपको मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया कि सब मेरी 1 लाख सैलरी होनी चाहिए, आपने मेहनत करी किया, आपकी 1 लाख सैलरी हो गई। उसके बाद भी आप महसूस करते हैं कि आप तनाव में हैं। आप ये देखते हैं कि आप दूसरे की तो 1.5 लाख है, मेरी 1 लाख है, फिर आप तनाव में आ गए। फिर आपने लक्ष्य बनाया कि मेरे को 1.5 पे पहुंचना है, फिर आपने 5 का, 10 का, 15 का, पद का, इसी तरीके से। तो आपको चाहिए कि आपको कहीं न कहीं पर कोई अधिकतम की सीमा भी आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। आप लोग क्या करते हैं, न्यूनतम की सीमा बनाते। हमें चाहिए कि हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो अधिकतम की एक सीमा बनाए, सब मेरे को ये मेरे जीवन का लक्ष्य। उसके बाद में अगर मेरे पास में जीवन बचा, समय बचा, शक्ति बची, तो मेरे को बाकी और जो दूसरे मेरे लक्ष्य है, बाकी और जो मेरी खुशियां हैं, या बाकी और जो संसार के अंदर जो उपलब्ध जितने भी सुख है या आनंद है या खुशियां हैं, मेरे को उन पर काम करना है। तो हमें अधिकतम की सीमा भी हमारे को जीवन में बनानी चाहिए।
आपने रमेश जी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप माने या ना माने, लेकिन हमारी सारी क्रियाएं इस बात से प्रभावित होती है कि लोग क्या कहेंगे। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो मकान बनाते हैं, हमारा आचरण, हम लोग जो शादी ब्याह में खर्च करते हैं, सारी की सारी गतिविधियां इस बात से प्रभावित होती है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। तो इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे, इसको अवॉइड करना क्या इतना आसान है? देखिए, आपने ये पुस्तक पढ़ी तो इसमें भी एक चैप्टर मैंने लिखा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अगर सुखी रहना चाहते, देखिए आप हो सकता है कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है, कुछ लोग अपने कैरियर का चुनाव ऐसी जगह करते हैं, मान लीजिए कोई फिल्म इंडस्ट्री में चला गया तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उसका सबसे बड़ा काम ही लोकप्रियता है, उसको लोगों के बीच बने रहना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना है हमेशा लोगों के बीच। उनको ये इस बात को देखना है कि मेरी लोकप्रियता कम तो नहीं हो रही है, तो उसको निश्चित रूप से उस बात की चिंता रहती है। वो हमेशा एक कोशिश करता है कि लोग उसको चाहते रहें। तो लेकिन वो लोग कितने तनाव में रहते हैं हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, अभी हमारे आमिर खान जैसे कई फिल्म स्टार्स ने सोशल मीडिया को छोड़ दिया है, और सोशल मीडिया को छोड़ने का भले उन्होंने कारण ये बताया कि समय की कमी, लेकिन वास्तविक कारण ये है कि वो तनाव देता है। वो आपको हर समय इस बात की चिंता में डुबोए रखता है कि आपको कितने लोग चाह रहे हैं, आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ गए, कितने कम हो गए। तो ये चिंता उनको हमेशा तनाव में रखती। मेरी बात सिर्फ उनके लिए है जो कि खुश रहना चाहते हैं। आप चिंता जरूर करें आपके भाई लोग क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए पूरे दिन अपने आप को डुबोए रखने की जरूरत नहीं। आप बस अच्छा काम करते रहिए, लोगों की जितनी सहायता हो सकती है वो करते रहिए, आप भलाई करते रहिए। जो भी काम आपके लिए प्रेरणास्पद है, फायदेमंद है, सकारात्मक, वो करते रहिए। आपको अपने आप प्रशंसा मिलेगी। आपको विश्वास रख के चलना पड़ेगा कि आपके बारे में लोग अच्छा ही कह रहे होंगे। आप अगर उनको पूछने जाएंगे कि भाई आप, मैंने ये काम किया, आप कैसे करते हैं, मैंने आर्टिकल लिखा, आपको कैसा लगा, मैंने गजल लिखी, आपको कैसी लगी, या आपको कितने लाइक्स मिले उसके अंदर, तो आप तनाव के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा एक मेरे जीवन का जो अनुभव मैंने किया कि लोगों के कहने की जहां तक बात है, डायरेक्ट फेम के बजाय इनडायरेक्ट फेम जो होती है वो आपको ज्यादा सुख देती, संतोष देती। आपके प्रत्यक्ष प्रशंसा के बजाय परोक्ष प्रशंसा जो मिलती है आपको लोगों के माध्यम से, आपको आपका आर्टिकल छप गया, आपको लाइक्स मिल गए, तो वो देखिए एक दिखावा है, भ्रम है, और वो आपको अंधेरे में रखता है। लेकिन आपने अच्छा काम किया, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए। अच्छा, आप अच्छा काम करो, उसके बाद में उसको भूल जाओ, ये बहुत जरूरी है। भूलना इसलिए जरूरी है आपको खुशी के लिए। मेरे जीवन में ऐसे कई बार क्षण आए, मैं उस आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि कभी किसी टिकट की लाइन में मैं खड़ा हुआ था, आगे से निकल के किसी व्यक्ति ने बोल दिया साहब आप इधर आगे आ जाइए। फिर उसने मुझे बताया सर आप वही है ना, आपने पुष्कर में मेरा बच्चा खो गया था, फिर आपने दैनिक नवज्योति में उसकी खबर छापी थी आप, और उसके बाद में वो मेरा बच्चा पुलिस वालों ने ढूंढ कर मुझे ला दिया था। मुझे उस दिन वास्तव में दिली खुशी हुई कि आज इतने सालों के बाद, कम से कम 15 साल पुरानी बात को आदमी ने याद रखा और उसने मुझे पहचान लिया। उस बात में 15 इतने समय के बाद में जो खुशी थी, अगर किसी अखबार में मेरी तारीफ में कोई लेख छप जाता तो मुझे वो खुशी नहीं मिली। तो आपको परोक्ष खुशी या लोगों से मिलने वाली व्यक्तिगत जो खुशी, वो वास्तविक खुशी, वो वास्तविक प्रशंसा है। तो वो अगर लोग आपके बारे में दिल में क्या धारणा बना रहे हैं, वो आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए। तो ही आप तनाव मुक्त रहेंगे। आप काम करे जाइए, अच्छे काम करे जाइए, जितना आपसे हो सके। आप मान के चलना चाहिए अगर आपको आपके बारे में लोग अच्छा ही कह रहे होंगे, आपको जानने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। मैंने रमेश जी आपकी पुस्तक पढ़ी है, और जैसा आप बताया भी गया है कि जीने की कला के बारे में बताती है, सीधे सीधे सफलता के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करती। हालांकि मैं मानता हूँ कि सफलता एक बाई प्रोडक्ट है। यदि आप ठीक से जीना जानते हैं तो सफलता एक उसका बाई प्रोडक्ट है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? देखिए, सफलता की कोई सुनिश्चित परिभाषा तो हो नहीं सकती। सफलता के आज जैसे बाजार में बहुत सारी किताबें मिलती है कि
6 महीने में सफलता प्राप्त कीजिए, IIT में सफलता है या पुलिस एग्जाम में सफलता है, देखिए वो सफलता एक अलग तरह की सफलता है। मैं जिसे सफलता मानता हूँ, आपकी सफलता वो है जो आपने अपने जीवन के आरंभ में या अपनी यात्रा के शुरू में आपने जो लक्ष्य तय किया, वो आप वहां तक आप अगर पहुंच पाते हैं तो वो आपकी सफलता है। वो छोटी है, बड़ी है, 1 है, 10 है, वो सफलता। मैं इस बारे में आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मैं बैठा तो हूँ पुष्कर जाने वाली बस में, और मनाली से मेरे दोस्त वहां से मेरे को वहां से फोटो भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं आपकी सब वहां की सुंदर वादियां। मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ कि साहब मतलब वो इतने शानदार दृश्य वहां पे देख रहा है, इतनी अच्छी हवा का आनंद ले रहा है वो। तो जब मैं पुष्कर जाने वाली बस में बैठा हूँ तो मेरे को उससे ईर्ष्या करने का क्या अधिकार? तो अमिताभ बच्चन अगर नरेंद्र मोदी नहीं बन पाए तो ये उनकी असफलता हम कहेंगे क्या? ये सचिन तेंदुलकर अगर अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए तो ये उनकी असफलता है क्या? भाई उन्होंने जो लक्ष्य अपने जीवन में तय किया कि मेरे को क्रिकेट में खेलना, आगे बढ़ना है, तो उन्होंने क्रिकेट के मुकाम पे पहुंच गए। इसी तरीके से मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाया कि मेरे को पत्रकारिता में आगे बढ़ना है, और पत्रकारिता में भी मुझे इस लेवल तक जाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे खाली एक उदाहरण के तौर पर अपने बारे में प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जिस अखबार में काम करता था, दैनिक भास्कर में, स्टेट एडिटर के मुकाम तक मैं पहुंचा। मेरे पास में और भी अवसर था, मेरे पास समय पड़ा था, मैं नेशनल एडिटर तक के लिए भी मैं प्रयास कर सकता था, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य ही नहीं था कि खाली मुझे जीवन में सिर्फ पत्रकारिता करनी है, पत्रकारिता का सर्वोच्च मुकाम देख के वही खुशी प्राप्त करी। मुझे उसके साथ साथ मेरा जो एक था लक्ष्य कि मैं स्टेट लेवल तक पहुंच गया, वो भी मेरी कल्पना नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं, वो अपने आप मैंने प्रयास किया, अपने आप मिला मुझे। किसी भी, न तो नौकरी के लिए मैं कभी नौकरी मांगने गया, न मैंने प्रमोशन कभी किसी से मांगे, और न मैंने कभी किसी के लिए प्रयास किया। सिर्फ जो मेरा काम था वो मैं करता गया, वो अपने आप मिलते चले गए। उसके बाद में मुझे जो प्रपोजल था छोड़ के मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो आप वापस अजमेर भेज दीजिए, और स्टेट से मैं एक यूनिट में यहाँ पर आया। मतलब ये ऐसे उदाहरण बहुत कम होते हैं। हमारे जो ओनर्स थे, हमारे मैनेजमेंट भी जो था, उन्होंने भी इस बात का आश्चर्य किया कि लोग तो आगे जाते हैं और आप पीछे जाने की बात करें। मैंने कहा नहीं सर, मेरी खुशियां वहां पर है, मेरे को जितना पत्रकारिता में चाहिए था मुझे मिल गया, आपने उससे ज्यादा दिया मुझे। तो मेरे को तो ये मेरे दोस्त भी चाहिए, मुझे अजमेर की गलियां भी चाहिए, मुझे मेरे पुराने लोग भी चाहिए, मुझे संगीत भी सीखना है, मुझे लोगों के बीच में गपशप भी करनी है। तो मेरी खुशियां, ये मेरा लक्ष्य था। और मुझे आज तक इस बात का गिला नहीं है कि मैं पत्रकारिता के अंदर नेशनल एडिटर नहीं बन पाया है, ग्रुप एडिटर नहीं बन पाया है, और बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे, दिल्ली का देश भर का ख्याति पर पत्रकार नहीं बन पाया। इस बात का मुझे कतई मलाल नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने चाहा मैंने जीवन में प्राप्त किया। तो ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसने अपना लक्ष्य क्या बनाया। उसकी सफलता वो है कि उसने जो चाहा वो उसे मिला या नहीं मिला। तो सब ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने अपना लक्ष्य क्या बनाया। तो सफलता इस मायने में हर वो व्यक्ति सफल है जिसने जो मुकाम सोचा वो उसने पाया। रमेश जी, कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आप मुझे बताएं कि आज की इस दुनिया में ईमानदारी से, पारदर्शिता से और पूरी तरह सच बोल के क्या कोई आदमी सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है? मुझे आप उदाहरण के लिए 3 ऐसे पॉलिटिशियंस के नाम बताइए जो ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के तरीके से लोगों को जा सकते। देखिए, पहले बात तो आपका सवाल भी बड़ा मतलब दो मुहा सवाल है, राजनीतिक और ईमानदार। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कहूँगा, देखिए ऑनेस्टी की जो मैंने इसमें पुस्तक में बात की है, मैंने ऑनेस्टी एक तो दोबारा से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने सफलता के लिए कोई भी काम करने के मैंने इसमें राय नहीं दी। मैंने अपनी खुशी के लिए, आपको आनंद मिले जीवन का, आपको मजा आए, आपको खुशी हो, मैंने हर बात उस दृष्टि से कही है उसमें। ऑनेस्टी को भी मैंने आदमी की खुद के सुख के, आराम की जिंदगी जीना चाहता है, टेंशन फ्री रहना चाहता है, उसके लिए ऑनेस्टी को बेस्ट पॉलिसी बताया।
मतलब उल्टा सीधा काम करेगा, उसको हिसाब में 3 तरीके के उल्टे सीधे आंकड़े करने पड़ेंगे, फिर उन आंकड़ों के लिए 4 सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ घपला किया था, मैंने वो, फिर कहीं चक्कर खा गया, ऑडिट हो गया, उसमें आपको जवाब ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन आपने अगर जो है वैसा का वैसा लिख दिया तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आप आराम से चैन की नींद सोइए आप। तो हर आदमी को सूट करती है ऑनेस्टी, मैंने उनकी। लेकिन बात आपने राजनीतिज्ञों की कही, तो देखिए अगर 2 या 3 के आप नाम पूछते हैं, अगर मैं नाम बता भी दूंगा, अगर आप किसी को जानते भी तो मेरा इस बारे में सोचना है कि अगर वो उस राजनीतिज्ञ को आप ईमानदार के तौर पे जानते हैं तो या तो वो राजनीतिज्ञ बहुत शाना है, मतलब ये कि वो इतना पाखंडी है कि उसने आपको ये इंप्रेस कर रखा है कि सर मैं बहुत ईमानदार, या फिर हम कोई खास कलर का चश्मा लगा के उसको देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर राजनीति में कोई सफलता के मुकाम पे पहुंचे तो इस बात को देखिए, ईमानदारी की कई बातें, कई पहलू होते हैं, कई उसके एंगल होते हैं। निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं ईमानदार जरूर रहा होगा। अगर राजनीति में उसको सफलता मिली है किसी भी क्षेत्र में, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो सफल माफिया बनाए या कोई डॉन बनाए, तो वो डॉन भी अगर सफलता के शीर्ष पर पहुंचा है तो उसने निश्चित रूप से किसी न किसी बात के प्रति वो ईमानदार जरूर रहा, चाहे उसका जो गोल था उसके प्रति उसका कमिटमेंट था, चाहे उसकी अपने साथियों के प्रति निष्ठा है उनके प्रति ईमानदार रहा है वो, चाहे उसने जो संकल्प लिया उसके प्रति ईमानदार रहा है। तो ईमानदारी के बगैर तो सफलता संभव ही नहीं, और ईमानदारी निश्चित रूप से आपको बड़ी लंबा समय लेगी। मैं वापस उस अच्छी वाली नैतिकता वाली ईमानदारी की बात करता हूँ। तो ईमानदारी पे चलने वाले लोग तभी दुख पाते हैं जब वो थोड़े व्यवहारिक नहीं होते। ईमानदार लोगों के साथ क्या तकलीफ होती है, ईमानदार व्यक्ति इतना मतलब मुगालते में रहता है, वो अपने बारे में इतने भ्रम पाल लेता है कि वो व्यवहार कुशलता भूल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ईमानदार लोग जो होते हैं बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और अपनी ईमानदारी को इतना लाउड कर देते हैं कि सामने वाले से वो बदतमीजी करने से भी नहीं चूकते। आप ईमानदार हैं तो कोई समाज पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं तो अपने लिए है ना। आप ईमानदार रहिए, लोगों से आपको बदसलूकी करने का कहां से अधिकार मिल गया। आप बहुत सारे लोग हैं ईमानदार, आप अकेले नहीं। आप अगर व्यवहार कुशल भी हैं साथ में और ईमानदार भी हैं, तो मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं, मैंने नहीं देखे ऐसे लोग जिनको कोई असफलता आती है। तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे किसी और मुकाम में। चलिए, रमेश जी की बात से अर्थ निकला कि राजनीति में जो लोग हैं वो वित्तीय रूप से बेईमान है, लेकिन वो रिश्तों के अंदर अपने चेले पालना, अनुयायी पालना, उसमें ईमानदार है, ऐसा। चलिए अगला सवाल, 1-2 सवाल और है मेरे कि जिस तरह कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर वायरस आ जाता है, उसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे लोग और बहुत सारी घटनाएं वायरस के रूप में आके और हमें दुख पहुंचाते हैं। तो इस तरह के वायरस के खिलाफ एंटीवायरस कैसे लगाया जाए? देखिए, आपने खुद नहीं कहा कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाया इसलिए जाता है तो वो उसको वायरस को स्कैन कर सके। तो हमारे जीवन में भी वायरस आते हैं, देखिए नकारात्मक लोग आते हैं, नकारात्मक परिस्थितियां आती है। तो ये अगर हम इनको वायरस मानते हैं तो हमारा जो विवेक है, हमारी समझदारी है, हमारा अनुभव है, लोगों को परखने की, समझने की हमारी जो क्षमता है, वो हमें ईश्वर के दिए हुए एंटीवायरस है। तो हमें चाहिए कि हम अपना एंटीवायरस हमेशा एक्टिवेट रखें और उसको एंटीवायरस को भी बिल्कुल परफेक्ट रखें, अपडेट करते रहें उसको, ताकि और उसको वायरस को स्कैन करें, आगे बढ़ जाए। यही तरीका। चलिए एक और सवाल है रमेश जी, बैंक की 40 साल की नौकरी में मुझे सैकड़ों सफल लोगों से मिलने का मौका मिला, व्यापारियों से भी और दूसरे प्रोफेशंस के लोगों से भी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप अपनी सफलता के लिए मेहनत को पूरा श्रेय देते हैं या भाग्य को? आपको आश्चर्य होगा कि 100% लोगों का ये कहना था कि साहब बिना भाग्य के कुछ नहीं होता। तो आप भाग्य को कितना मानते हैं? देखिए, मैं भाग्य को भी मानता हूँ, कर्म को भी मानता हूँ। मैंने इस पुस्तक में भी एक चैप्टर मैंने लिखा है इसमें। लेकिन देखिए, समझदार इंसान जो होता है वो हर चीज को अपने हित में इस्तेमाल करना जानता है। तो हमें चाहिए कि हम भाग्य को मानते हुए भी उसको अपने हिसाब से ही उसको माने कि भाई मेरे फायदे के लिए कितना है, मैं उसको उतना मान लूं।
भाग्य के मामले में जब तक देखिए भाग्य मेरे को सूट करता है तो मैं भाग्य को मानता हूँ, और जहाँ भाग्य ज्योतिषी कहता है कि सब आपका खराब समय चल रहा है, अभी आपको 2-3 साल आप संभल के रहना, तो मैं मान के चलता हूँ अभी मेरे काम करने का समय है, मतलब अभी मुझे अपने कर्म का इन्वेस्टमेंट करने का समय है, ताकि मेरे को जब मेरा अच्छा समय आए तब मेरे को उसके फल मिल सके। तो हमारे को उसको इस्तेमाल करने वाली बात है। और सबसे बढ़िया डेफिनेशन अपने जीवन में ये है कि हमने जो भी कुछ हासिल किया या हमें जो भी मिला है, हम उसको अपने कर्म का फल या अपने श्रम का फल मान लें। जो नहीं मिला है उसको हम भाग्य पर छोड़ दें कि वो भाग्य का फल है, जो नहीं मिला। रमेश जी, मेरा स्पेसिफिक उदाहरण देके मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है, इवन महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता, नरेंद्र मोदी को नहीं कहा जाता, यहाँ तक कि देवनानी जी को भी नहीं कहा जाता, तब उनको भी सदी का महानायक नहीं कहा जाता। तो अमिताभ बच्चन अच्छे अभिनेता हैं, अच्छा अभिनय करते हैं, उनकी आवाज जो डायलॉग डिलीवरी वो बहुत जबरदस्त है, उनकी आंखें बोलती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने एक फिल्म के अंदर होली पे एक गाना गाया, तो उस गाने के बारे में मेरी 2 आपत्तियां हैं। पहली बात तो है कि उस गाने के बोल को आप 2 बार पढ़ोगे तो अश्लील लगेंगे। दूसरी बात है कि अमिताभ बच्चन गायक नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान में कोई होली का अवसर ऐसा नहीं होता है जब अमिताभ का वो गाया गाना उस पे टेप रिकॉर्डर या डीजे पे नहीं बजता। क्या लाइन है कि आप बता सकते हैं उसके? उसके बिना होली होती है इंडिया के अंदर। वो क्या गायक नहीं है, फिर भी वो एक बोंडा सा लोकगीत है, उसको गाता है और उसको वो जवान पे चढ़ जाता है। तो इसे आप सफलता मतलब उस क्षेत्र में ही मिल रही है जहाँ उनका कॉम्पिटेंस नहीं है, तो इसे कैसे देखेंगे? देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जो व्यक्ति सफल है उसका किया हुआ हर काम सफल है। तो अमिताभ बच्चन आज उस मुकाम पे बैठे हैं, वो जो भी करेंगे लोग उसको सिर माथे लेंगे। भाग्य हुआ है। तो मैं छोटे से 1 वर्ड के 5 सवाल के साथ अपनी चर्चा फिलहाल बंद करता हूँ अगले किसी एपिसोड के लिए। तो मेरा पहला सवाल है कि आपकी जिंदगी में सर्वाधिक सुख देने वाला और सर्वाधिक दुख देने वाला क्षण क्या था? ये तो 2 प्रश्न हो गए। सर्वाधिक सुख देने वाला और सर्वाधिक दुख देने। देखिए, सर्वाधिक सुख का क्षण तो वो था जब मैंने आपको बताया कि जब मेरे जीवन में मैं दूसरों के सहारे था। तो जिस दिन मैंने साइकिल चलाना सीखा अपने जीवन में, जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद अपना बैलेंस मैंने खुद बना रखा है, तो पहली बार मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख वो था, क्योंकि मैंने पीड़ा का तो देखिए मैं आपको बताना, सभी के जीवन में एक क्षण आए। अभी 2021 में अभी बहुत मेरे लिए पीड़ादायी था। 2021 में मेरा एक दोस्त जैसा भाई और एक मेरा भाई जैसा दोस्त, दोनों एक साथ वो कोरोना के दौरान चले गए। तो आप अपनी पत्नी के अलावा किससे डरते हैं? पत्नी के अलावा खुद अपने आप से। आपकी खास फेवरेट पुस्तक, प्रिय पुस्तक? मेरी जो तो बहुत सारी फेवरेट पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से देखिए मैंने जीवन बनाया, लेकिन मेरे को सबसे पहली पुस्तक जिसने मेरे को प्रेरित किया वो डेल कार्नेगी की थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। और दूसरी किताब, एक और मेरे को बहुत अच्छी किताब जो मैंने हाल ही के वर्षों में पढ़ी हुई है, वो है रोंडा बर्मा की द सीक्रेट। बहुत अच्छी। अच्छा, आप कई बार गजलें लिखते हैं, कोई आप शेर सुनाइए, चाहे वो जो आपका पसंदीदा शेर हो, चाहे वो आपका लिखा हुआ हो या किसी और का लिखा हुआ। मैं मेरी गजलों का एक शेर जो अक्सर हमारे साथी मुझे सुनाने की फरमाइश किया करते हैं, वही सुना देता हूँ। उसका मतलब सुनाता हूँ, फिर वो जो शेर है वो शेर जो है कि जिस हवा ने दी उड़ाने, जिस हवा ने दी उड़ाने, वो ही बेपर कर गई, पंख पर चिड़िया उड़ी, पंखे से कटकर मर गई। और जो वो शेर है, इसका जो हासिल गजल शेर आप उसको कह सकते हैं मुझे, कि घर जले 40, घर जले 40, सुनकर ये खबर मैं खुश हुआ। घर जले 40,
सुनकर ये खबर मैं खुश हुआ, थी मेरे अखबार में खाली जगह वो भर गई। आपने अंतिम बार कोई फिल्म कब देखी थी और कौन सी फिल्म? देखिए फिल्म देखने के लिए मुझे मेरी धर्मपत्नी बैठी है, वो ले जाती है। तो फिल्म का नाम भी वही सोचती है, तो याद भी फिर उसी को रहता है कि कौन सी चलिए अब बिल्कुल अंतिम सवाल कि आप बड़े धीर गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जिंदगी में कोई शरारत नहीं की है। तो किसी एक शरारत के बारे में आप बताइए चलते चलते। देखिए सबसे पहला तो भ्रम ये आपका है कि मैं धीर गंभीर प्रकृति का व्यक्ति हूँ। जो लोग मेरे साथ में समय गुजारते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मतलब जिसको बोलते हैं मेरा ये मानना है कि जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है। तो मैं हमेशा देखिए, आप मेरे जो भी नजदीकतम जितने जो सबसे करीब मेरे लोग हैं, आप उनकी खूबी पाएंगे कि वो हंसना जानते हैं। मेरे जो भी इंटीमेट लोग हैं उनमें कभी भी आपको धीर गंभीर लोग तो मेरे करीब लोगों में मिलेंगे ही नहीं आपको। तो शरारतें तो बहुत सारी रोज हम रात को ये करते हैं। तो हमारे आप किस्सा कोई सुनना चाहते हैं आपसे? छोटा सा एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। संतोष और अरविंद हमारे बैठे हैं पुराने साथी। हमारी जो चौपाल जो लगा करती थी क्लॉक टावर थाने के बाहर, हम सब लोग स्कूटर्स पे इकट्ठे हुआ करते थे। तो वहाँ हमारा काम सिर्फ यही होता था, शरारत जो आपने कहा ना, मतलब गिनती नहीं है वो शरारतें। तो हमारे एक बड़े अजीब, हम सबके वो आइकन है, रोल मॉडल है हमारे रणवीर सिंह खुराना। तो उनसे जुड़ा एक किस्सा बहुत छोटा सा मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो क्या है, बड़े भोले प्राणी है, भोले सरदार। तो वो हम सबके बीच में, तो उनकी मौजूदगी अपने आप में वो शरारतों का सारा सिलसिला वहीं से चालू होता है। तो हम क्लॉक टावर पे रात को जब इकट्ठे हुआ करते थे, तो एक बार मुझे क्या, दिन में जब मैं दैनिक मजदूरी में काम करता था, तो स्कूटर पे जब मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मुझे एक सरदार जैसा कोई प्राणी नजर आया। तो मेरे को ये भी पक्का नहीं मेरे को कि वो खुराना था या कोई और था। तो मैंने खाली एक फ्लूक, मैंने रात को जब वो आया खुराना, तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ पे दिन में क्या कर रहे थे गांधी भवन के बाद? तो मुझे ये भी श्योर नहीं था कि वो खुराना था या नहीं था वो, लेकिन मैंने वैसे ही फ्लूक मैंने, तो खुराना बोला कि अरे भैया आपने देख लिया क्या? जब उसने ये बोला कि भैया आपने देख लिया क्या, तो मैंने कहा कि जरूर कुछ और भी। तो मैंने कहा क्या मामला क्या था? तो उसने खुद नहीं क्या सबके सामने, अरे भैया वो कॉलेज में साथ पढ़ती थी, वो वहाँ पे, और वो चले गए भैया। लेकिन आप ये बांटते ही सारे लोग के लोग बांट देंगे शहर में। तो मुझे तो मालूम भी नहीं था वो, और वो बस खाली एक फ्लूक के अंदर सारा। तो इस तरह के लोग सैकड़ों वाकई हमारे साथ में होते हैं। रात दिन भर बैठ काम ही हमारे ये मस्ती करने का। धन्यवाद रमेश जी, मेरे मन की कई जिज्ञासाएं भी, उनका भी समाधान किया। और एक बात और मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मैं कई बार अपनी पत्नी को कोई ज्ञान की बात बताता हूँ तो सुनती नहीं है। आज मैंने लाके बैठा दिया। तो आने का मुख्य उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। है, लेकिन सफलता इस बात से है कि आप सबकी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पे अभी तक है और खुशहाल उपस्थिति यहाँ पे अभी तक है। और इन्होंने एक चीज और बोली कि अधिकतम की सीमा निर्धारित कीजिए। अधिकतम की सीमा निर्धारित करी थी 5:30 और उसके पहले ही समाप्ति की हो रही है।